Dalton's law of partial pressure. Uh, Dalton's law of partial pressure, that is partial pressure of ith component. Partial pressure of ith component of the in a gaseous mixture is going to be equal to xi into p total, where xi is the mole fraction of ith component. Mole fraction of ith gas. Um, गैस वन, गैस टू, गैस थ्री अगर मिक्स है N1, N2, N3 में, मोल्स हैं इन तीनों के, मोल्स in the mixture. So x is going to be xi is going to be given as, or x1 will be equal to n1 by n1 plus n2 plus n3, the total number of moles. So n1 by n1 plus n2 plus n3 is equal to x1. Similarly, x2 will be n2 upon n1 plus n2 plus n3, and so on and so forth. So xi is going to be defined as, अगर general terms में मैं बोलूँ तो xi is going to be ni by n1 up to n whatever, I mean whatever number of gases are there. So वो सारे gases का तो n1 to n, अभी के लिए 3 है तो 3 ले लेते हैं, अदरवाइज जितने रहेंगे उन सबके मोल्स को ऐड कर देना है. सो इट इज xi, मोल फ्रैक्शन इज एक्चुअली फ्रैक्शन ऑफ मोल्स और proportional presence of a particular gas. Proportional presence of a particular gas. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बाद डाल्टन्स का ही, सॉरी, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, दिस इज अगेन एन एक्सपेरिमेंटल लॉ. वो ये बोलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रेशर और देयर पार्शियल प्रेशर Pi upon root under m, where m is the molecular weight and p is the partial pressure of the gas. ठीक है. एंड इसके बेसिस पर कल एक छोटा सा क्वेश्चन भी कराया था मैंने, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अंडर सिमिलर कंडीशन, व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन. ठीक है, हीलियम एंड मीथेन, रेट ऑफ डिफ्यूजन. आज इसी चीज को कैरी करते हुए एक क्वेश्चन इस पे और, डिफ्यूजन वाले पे एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चंस मैं बाद में कराऊंगा. I'll start the theoretical treatment and उसके बाद फिर से मतलब we will come to Graham's law once more, all these laws once more. ठीक है, and then I'll be discussing few more problems. अभी के लिए एक प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बेसिकली लास्ट वाला जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट की डिपेंडेंसी के ऊपर रेट का हमने वेरिएशन देखा था, राइट. नाउ आई वांटेड यू गाइस टू वर्क आउट एंड फाइंड, ये सब तो लिखा हुआ है तुम लोगों का ना. अच्छा, ये वाला नहीं लिखा था, आगे वाला. अच्छा ठीक है, लेक्चर के बाद बात करते हैं. यही वाला ना, नहीं तो इसके बाद कुछ था ही नहीं. ये तो मैंने अभी लिखा है. ये तो कल इसके पहले कराया था ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन. अच्छा, ये वाला चीज नहीं लिखा था तुमने, तो नोट कर लो फटाफट. See,
लास्ट टाइम जो दिया था मैंने, इट वाज लाइक अंडर सिमिलर कंडीशंस हीलियम एंड मीथेन का रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन हमको निकालना था, या रेशियो ऑफ देयर रेट्स ऑफ डिफ्यूजन। अभी भी सेम कंपोनेंट्स लेते हैं, बट इस बार मैं मोल्स का रेशियो भी डिफाइन करूंगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स में होता है क्या है कि जो चीजें नहीं एक्सप्लिसिटली डिफाइंड है, ठीक है ना, दे ऑल कम अंडर सिमिलर कंडीशन। और जो पैरामीटर्स एक्सप्लिसिटली दे दिएगा, ठीक है, इसका मतलब दे हैव वैरिड, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गिव यू अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड मीथेन, helium and methane in the ratio of, sorry, in the volume ratio of, या अच्छा, कहीं पर भी अगर ये दिया हुआ है कि वॉल्यूम रेशियो ये है, ठीक है, जैसे वॉल्यूम रेशियो 4:1 है, तो हमको इमीडिएटली ये कंसीव करना होगा अपने माइंड में कि एवोगेड्रो हाइपोथेसिस इज ऑल अबाउट वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है ना। तो अगर वॉल्यूम प्रोपोर्शनैलिटी दी हुई है और प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन सेम है सबके लिए, दैट ऑटोमेटिकली मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, या नंबर काउंट ऑफ पार्टिकल। सिमिलरली जैसे एयर हम बोलते हैं, ठीक है, एयर में हम लोग बोलते हैं 20% ऑक्सीजन है, 79 पॉइंट समथिंग परसेंट हमारा ये नाइट्रोजन है बाय वॉल्यूम, right? We always say that this is a, the composition of air is 20% oxygen, 79% nitrogen, right? तो ये बाय वॉल्यूम जैसे ही हमने बोला, इसका मतलब क्या हो गया, अगर एयर में कहीं पर भी 100 मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, तो उसमें से 79 मॉलिक्यूल्स जो होंगे या पार्टिकल्स जो होंगे, गैसेस पार्टिकल्स, दे आर गोइंग टू बी नाइट्रोजन, 20 of them are going to be of oxygen, and rest one is going to be all other gases। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? So the moment we say that volume की proportionality या volume ratio is this, it immediately implicates that number of moles are in this ratio। Am I making sense? Yes, sir. सारे लोगों को? Yes, sir. Okay। So helium and methane का जो ratio है, molar ratio, that happens to be 4:1, ठीक है, and बाकी सारे conditions same है। Now again we have to find relative rate or ratio of their rate of diffusion, ratio of rate of diffusion, and we know that rate of diffusion, in fact ratio of this should be called as initial rate of diffusion। and rate of diffusion क्या होता है, that is directly proportional to partial pressure upon molecular weight, root under molecular weight। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट।
पिछला वाला 2/1 था ना, 2/1 था ना पिछला क्वेश्चन, नहीं 2/1 होगा। Helium is going to diffuse faster, twice faster, और 4:1 है तो नहीं, it should be 8:1. I think 8:1 होना चाहिए। यहाँ पर कैच क्या है हमारे पास कि मोल्स का रेशियो अगर ये है, ठीक है, हीलियम का मोल्स क्या है, NHE इज इक्वल टू 4, ठीक है, और NCH4 इज इक्वल टू 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ He क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4/5, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, 1/5। अब टोटल प्रेशर जो सिस्टम का होगा वो इन्हीं दोनों गैसेस की वजह से होगा, लेट अस कॉल इट PT। PT इज द टोटल प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, 4/5 XHE into PT, that is 4/5 PT, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, 1/5 PT, ठीक है। अब रेट ऑफ diffusion of helium and rate of diffusion of methane are going to be in proportion to their partial pressures and divided by or inverse of root of molecular weight. So I can simply write here, this is P of HE, partial pressure of HE, divided by partial pressure of methane into root under molecular weight of methane divided by molecular weight of helium. इज इट क्लियर? अगर नहीं क्लियर है तो इसको एक स्टेप और मैं पीछे लेके चला जाता हूं। किसी को ये रिलेशनशिप समझ में नहीं आया है? हेलो, यस सर। समझ में आया नहीं आया ये रिलेशनशिप? सर नहीं आया। नहीं आया, कोई बात नहीं है, आई विल टेक इट बैक टू वन स्टेप बैक। रेट ऑफ हीलियम जो होगा, डिफ्यूजन ऑफ हीलियम, दैट इज गोइंग टू बी प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ He divided by root under molecular weight of He, right, divided by partial pressure of CH4 divided by root under molecular weight of CH4. Is it okay? यस सर। हर बार मैं बताता हूं, अगर इस तरह का रिलेशन हो A/B divided by C/D, then it will automatically become what? A/B into B/C, right? ये बताया है मैंने? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का रिलेशनशिप आया है। Am I making sense? यस सर। तो हमारा यस सर। रिलेशनशिप कैसा लिखा जाएगा? P/He
divided by root under mhe, molecular weight of या atomic weight of helium into molecular weight of methane divided by partial pressure of methane. Is it okay? अभी ठीक है? yes sir, Okay. And therefore we are going to have, मैंने सिर्फ इस वाले टर्म को इसके नीचे लिख लिया था और ये वाले टर्म को इसके नीचे लिख लिया था. एनीवे पार्शियल प्रेशर ऑफ He क्या है? 4/5, that is 0.8 pt, where pt is total pressure divided by, हाँ ठीक है, 4/5 में फिर से समझ में नहीं आएगा लोगों को, 1/5 ना चलेगा. वो तो वो वैसे भी 4/5 बना, 0.8 रखेंगे, नीचे वाला 0.2 हो जाएगा. सी इट इज 4/5 pt. ठीक है, जिसको जैसे समझ में आ रहा है वैसे रख लो इसको. 0.8 pt भी रख सकते हो, ठीक है, या 4/5 pt रख सकते हो. तो आप लोग फ्रैक्शंस को एलिमिनेट या उसके साथ कंफर्टेबल हैं तो फ्रैक्शंस रख लो अपने नोटबुक में. अगर नहीं कंफर्टेबल हो तो यू कैन पुट इट इन डेसिमल फॉर्म 0.8. ठीक है, यहाँ पर रूट अंडर 4 हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट या फॉर्मूला वेट ऑफ हीलियम इंटू √16 molecular weight of methane divided by 1/5 pt. ठीक है, अब 4/5 pt को 1/5 pt से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आई एम गोइंग टू गेट 4, राइट? So ultimate thing which I have is 4 into, this is root under 16, that is 4 into 4/2, or it is 8:1. ठीक है, is it okay for everyone? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pratiksha, you Yes, sir. understood this? Yes, sir. Okay. अच्छा, have you been through gaseous state once or not? एक बार पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? So not this law. We've studied Dalton's and Avogadro's, not this one. तो गैसियस में क्या पढ़ा था? आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था. PV is equal to nRT. That one we have done. Yes. अच्छा, that one you have done. And R की वैल्यूज वगैरह यूज करना. Yeah. Yes. R has 3 different set of values, one in ATM liter, one in joules, and another in calories, right? I know about two. The third one. The third one, calorie वाला you don't know. Yeah. No. और not anything. वो thermodynamics में primarily यूज होता है. Gases तक में बस यही दोनों use होता है, या तो ATM लीटर वाला नहीं तो joules वाला. ठीक है, चलेगा, not anything. ओके, सो ये हम लोग को एक बार समझ में आ गया. नाउ आई विल गेट बैक टू द थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ गैसेस. ठीक है, थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ गैसेस क्यों जरूरी है?
बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल लॉज सारे क्रिएट हो रहे थे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि ये प्रॉपर्टी प्रेशर पे डिपेंडेंट है, ये प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम का रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ है, टेम्परेचर का रिलेशनशिप प्रेशर के साथ भी है, आइडियल गैस इक्वेशन आ गया। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बोले, इट वाज ऑब्जर्व दैट कि सारे गैसेस जो है वो हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब रूम टेम्परेचर पर कोई गैसेस हैं जो कि फॉलो करते हैं, कोई गैसेस हैं जो फॉलो नहीं करते हैं। जो गैसेस रूम टेम्परेचर पर आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं, अगर उनको हीट किया जा रहा है तो एट सम हायर टेम्परेचर दे आर स्टार्टेड फॉलोइंग आइडियल गैस इक्वेशन। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? तो मतलब हायर टेम्परेचर पर मोस्टली ऐसा हो रहा था कि सारे गैसेस जो थे वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो कर रहे थे, लगभग आइडियल गैस इक्वेशन। या फिर अगर बहुत लो टेम्परेचर कर दिया गया, सॉरी लो प्रेशर कर दिया गया, टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर का ही रखा बट प्रेशर को काफी लो कर दिया हमने, तो दे स्टार्टेड फॉलोइंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो इट वाज बिकमिंग वेरी हैफिजर्ड टू अंडरस्टैंड, theoretically understand what is going in between these gaseous particles. At some times they are following it, at other times they are not following it. ठीक है? So we started building up a theoretical model. Theoretical model मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको उनका बेसिस लेकर के we try to model or we try to create a sound theoretical logics so that उनके बल्क के बिहेवियर, जैसे एक पार्टिकल मूव करता है, उसका इंडिविजुअल स्पीड होगा और वो दूसरे पार्टिकल से इंटरैक्ट करेगा तो नॉर्मल फिजिक्स के हिसाब से कॉल्यूजन करेगा। ठीक है, जैसे हम किसी भी चीज को फेंकते हैं या वो चल रहा होता है तो दूसरी चीज चलने वाली जो होगी उसके साथ वो कोलाइड करेगा until and unless डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए। तो अब बेसिक फिजिक्स के लॉज को फॉलो करते हुए दोज पार्टिकल्स आर गोइंग टू द गैसेस पार्टिकल्स आर गोइंग टू कोलाइड एंड बिहेव अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ न्यूटोनियन फिजिक्स। ठीक है, न्यूटोनियन फिजिक्स का मतलब होता है जो भी हम लोग लॉज ऑफ मोशन वगैरह पढ़ते हैं, दे आर पार्ट ऑफ न्यूटोनियन फिजिक्स। और स्पेशली वो तब वैलिड होता है जब हमारा स्पीड ऑफ मोशन जो होता है, स्पीड ऑफ मोशन दैट इज क्वाइट लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जब हम इस डोमेन में काम कर रहे होते हैं, जब हमारा स्पीड स्पीड के लाइट से काफी कम होता है, दैट इज नोन एज न्यूटोनियन फिजिक्स। और जो भी लॉज आप पढ़ते हो अभी मैकेनिक्स के अंदर में, मोस्ट ऑफ देम टेम्परेचर वगैरह को छोड़ करके, हीट के अंदर की चीजें को छोड़ करके, साउंड, लाइट को भी छोड़ करके, मतलब 12th वाले पोर्शन को छोड़ करके अभी आप 11th में जो पूरी मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, और इन everything in mechanics including your sound waves, SHF, they all are part of Newtonian mechanics. ठीक है, they all operate or all these fundamentals are valid only till the time जब हमारा स्पीड ऑफ मोशन का वैल्यू जो है या स्पीड जो है दैट इज गोइंग टू बी फार लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होने लगता है तो that domain comes into relativistic mechanics। वो आप लोग को अभी नहीं मतलब इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। ठीक है, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लॉज को अबाइड करते हुए we try to derive or try to relate the dependency of pressure, temperature, volume of gaseous system and their other properties like rate of diffusion, interparticle spacing, average interparticle spacing, average molecular collisions per unit time। ये सारी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक theoretical मॉडल डेवलप किया। ठीक है, दैट theoretical मॉडल गैसेस के लिए वी कॉल इट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस,
सॉलिड्स के लिए इट इज काइनेटिक थियरी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स के लिए इट इज काइनेटिक थियरी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। एंड ओवरऑल उस फ्रेमवर्क को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक थियरी ऑफ मटेरियल, ठीक है, जिसके अंदर का सबसे पहला पॉइंट होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं। We get first time introduced with it in standard 7th or 8th probably, that interparticle spacing are going to be least in solids, interparticle spacing are going to be of the medium range in liquids, and gases में that interparticle spacing is going to be of much higher level. दूसरा point जो हम पढ़ते हैं, intermolecular force of attraction is going to be highest in solids, medium in liquids and least in gases, ठीक है। और साथ में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वाले फंडामेंटल्स अब हमको देखने होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी हाईएस्ट इन गैसेस एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो गोइंग टू बी हाईएस्ट इन गैसेस, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम कहाँ रहेगा? सॉलिड्स में। काइनेटिक एनर्जी भी सर कम आप रहे। बोर्ड सब बोर्ड पर लिख रहेगा? नहीं, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ सुनने के लिए, ठीक है। अभी ओके लिख कुछ ओके नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आगे जो बताने वाला हूँ वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि अभी के बाद मैं अराउंड 7-8 पॉइंट्स बैक टू बैक लिखवाते जाऊंगा और थोड़ी थोड़ी चीजें समझाते जाऊंगा। सी व्हेनेवर वी आर गोइंग टू, दिस इज द फर्स्ट थ्योरेटिकल मॉडल जिससे जिससे नहीं, फर्स्ट तो नहीं बोलूंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पहला थ्योरेटिकल मॉडल देखा है, ठीक है। Bose has developed that theoretical model to explain the atomic structure और structure of atom, atom अंदर से कैसा दिखता है। तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया था, जैसे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक प्रोपोजिशन रखा, उसका काउंटर प्रोपोजिशन बोर्स ने क्रिएट किया, and then he developed his own model. Later on that model was also rejected and we had some further advanced modern atomic model जहां पर Schrödinger's wave equation is the basis, ठीक है। SPDF उससे डेवलप होते हैं। इसी तरह का थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट हम हर सेगमेंट में करते जाएंगे। दैट इज व्हाट द हायर साइंस इज ऑल अबाउट, ट्रीटिंग देम अंडर अ लॉजिकल फ्रेमवर्क। one thing is going to be assumed, very basic things are going to be assumed। वो ऐसी चीजें होती हैं जो हम रियलाइज कर रहे होते हैं, अच्छा हाँ ये ऐसा ही होता है, क्योंकि हम उससे डिफरेंट कोई भी चीज देखते नहीं है, राइट। हमारा नॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो होता है वो यही होता है कि ये चीज इसी तरीके से होती है, किसी और तरीके से होते हुए हमने उसको नहीं देखा है, और लॉजिकली फिर हम सोचना चालू करते हैं कि अच्छा शायद ये चीजें ऐसी होती हैं, इसीलिए ये इसी डायरेक्शन में चलता है या इसी तरह से जाता है। जैसे अब सन जो है वो राइज करता है ईस्ट में और हमेशा सेट करता है वेस्ट में, ठीक है, दैट इज आवर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमने आगे सोचना चालू किया तो वी फाउंड दैट अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड देयरफॉर वी फाइंड सन मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? तो हमारा एक ऑब्जर्वेशन था, उसका लॉजिकल कंक्लूजन हमने ये निकाला, बाहर से जब ऑब्जर्व किया, बाहर जा करके स्पेस में खड़े होकर के जब रियलिटी हमने देखी तो वी फाउंड कि नहीं, वी वेर राइट। हमारा ऑब्जर्वेशन जो था वो सही था और कंक्लूजन भी बिल्कुल सही था, ठीक है। हावेवर ये सेम चीज बोलने के लिए गैलीलियो को मार दिया गया था, राइट। सम 600 years back Galileo was just poisoned actually, because he didn't follow the instructions of church which used to say that नहीं earth static है and sun घूम रहा है। He was first to counter that argument and he was not hanged, he was poisoned, forcefully उसको poison करके सर मार आपकी दिया। आवाज बीच में ब्रेक हुई। कोई नहीं, मैं बस ये बोल रहा था कि हमारा ऑब्जर्वेशन होता है कि सन पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है, राइट। एंड हमने कंक्लूड ये किया कि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट कर रहा है, और स्पेस क्राफ्ट में बैठ के जब हम ऊपर जाते हैं और अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं तो इट एक्चुअली अपीयर्स कि वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है।
तो बस उसमें बस एक चीज एक्स्ट्रा मैंने बोला कि वे बैक 600 इयर्स बैक गैलीलियो को ये बात बोलने के लिए पॉइजन दे दिया गया था, ठीक है, क्योंकि तब हम लोग कुछ और सोचा करते थे, हम ये सोचा करते थे, चर्चेज ये सोचा करती थी कि अर्थ इज स्टैटिक एंड सन इज मूविंग अराउंड इट, द सेंटर ऑफ यूनिवर्स इज अर्थ, दैट इज व्हाट आवर रिलीजन्स यूज्ड टू थिंक, रियलिटी इज डिफरेंट, ठीक है। एनीवे my point here is quite limited. We are going to develop a theoretical model which can predict the behavior, all the behavior of gaseous system in nice articulated manner, ठीक है। वो क्लियरली हमको ये एक्सप्लेन कर पाएगा कि गैसेस कब रियल बिहेव करता है और कब आइडियल बिहेव करता है, यानी आइडियल गैसेस के लिए क्या क्या पर्टिकुलर कंडीशंस है, रियल गैसेस के लिए क्या क्या कंडीशंस है, व्हेन अ गैस स्टार्ट बिहेविंग एज अ रियल गैस, व्हाट आर द डोमेन्स जहां पर वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है तो क्यों बिहेव कर रहा है, उसके लिए भी उसके पास एक्सप्लेनेशन है। So we are going to look at that framework or that theoretical model, ठीक है। That theoretical model is kinetic theory of materials, and specifically or particularly when we are doing it for gases, we call it kinetic theory of gases, ठीक है। So let us put the heading theoretical model of gas. Wait, guys, there is some problem with my notepad. So problem. Theoretical model of gas. Okay. This is called kinetic theory of materials or particularly kinetic theory of gases. Kinetic theory of materials, and in that we have material can be solid, liquid and gases. So solids के लिए अपनी होती है theory, liquids के लिए अपनी theory होती है. Liquid theory and gases theory are not very different, they are quite close apart, ठीक है। जैसा मॉडल गैसेस में फॉलो करते हैं लगभग इसी तरह का मॉडल हम लिक्विड्स के लिए भी फॉलो करते हैं। So kinetic theory of gases. The very first point happens to be गैसेस बने किस चीज से होते हैं, ठीक है। So the
KTG says that gases are made up of, या फिर ये सबसे पहले ये assume करता है as a postulate, basic assumption, gases are made up of small teeny particles, either molecules or atoms. ठीक है, but and these atoms and molecules of different gases sorry, of a particular gas are going to be identical in nature. आइडेंटिकल इन नेचर मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाला जो होता है कि एटम्स जो होते हैं वो एक टाइप के एटम्स एक ही तरह के होंगे, तो यहाँ पर भी हम यही अज्यूम करते हैं कि गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं, किसी भी गैस का पार्टिकल जो होगा, अगर सेम गैस के पार्टिकल है तो दे आर ऑल गोइंग टू बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल। दो अलग अलग टाइप के गैसियस पार्टिकल है तो उनका बेसिक नेचर जो होगा वो, बेसिक नेचर मतलब साइज वगैरह जो होगा, दैट इज गोइंग टू बी मच स्मॉलर इटसेल्फ, नेग्लिजिबल साइज, और मासेस डिफरेंट हो सकते हैं उनके। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज there are certain postulates of kinetic theory, so we are going to note them. Postulates, postulates का मतलब होता है बैकग्राउंड और बेसिक assumptions। ठीक है, बेसिक assumptions का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी मान लिया, बेसिक लॉजिकल assumptions। एंड लॉजिकल उसको इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि देयर इज रीजन फॉर इट, जिसकी वजह से हमने उसको लॉजिकल बोल रखा है। मतलब जो भी पॉइंट्स होंगे उनके पीछे कुछ लॉजिक होएगा। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दोज लॉजिक्स, लिखवाऊंगा नहीं उनको। ठीक है, वो बिना मतलब का बड़ा होते जाएगा, दो चार पॉइंट्स के बताऊंगा तो आप लोग खुद रियलाइज कर लोगे अच्छा देयर इज सम कनेक्शन। ठीक है, द फर्स्ट पोस्टुलेट इज related to, or it is known as identical tiny particles. Identical tiny particles. The point says it like this: gases are composed of gases are composed of identical tiny particles. Particles. That is, particles of gas 1 will be gas 1 will be yeah, all particles of gas 1 will be identical identical and second one is identical. Gas 2 के particles are going to be identical in their cohort, मतलब गैस 1 के
सारे पार्टिकल्स एक तरह के होंगे, गैस 2 के पार्टिकल्स एक तरह के होंगे। द सेकेंड वन इज दे आर पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस का मतलब ये टीनी से ही रिलेटेड है। दे behave as the gaseous particle behave as point masses. ठीक है, और पॉइंट मासेस का मतलब होता है कि दे हैव मास बट देयर सेल्फ वॉल्यूम, ठीक है, सेल्फ वॉल्यूम, और यू कैन से इट टू बी रियल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम, रियल नहीं, रियल वर्ड थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग रहेगा, हम एक अलग कॉन्टेक्स्ट में रियल वर्ड को यूज कर रहे होंगे। सेल्फ वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम, actual volume is quite small compared to the volume occupancy। अब ये थोड़ा सा चीज है जिसको समझना होगा हमको, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सपोज आप जिस रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, जो भी जहां बैठा हुआ है दे कैन अज्यूम देयर ओन रूम, एंड वहां पर मैंने किसी गैस का 100 पार्टिकल्स लाके रख दिया, ठीक है। तो अब वो गैस के 100 पार्टिकल्स जो होंगे वो पूरे रूम में फैल जाएंगे, और हर पार्टिकल के पास अवेलेबल वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी जो होगी दैट विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रूम डिवाइडेड बाय 100, दैट इज द वॉल्यूम विच ईच वन ऑफ देम कैन ऑक्यूपाई, ठीक है। अब ये बात ये है, अलग है कि वो एक्चुअली में जो उनकी वॉल्यूम है दैट इज मच लेसर कंपेयर टू द अवेलेबल वॉल्यूम, ठीक है ना। तो गैसेस के साथ में यही चीज होता है कि जो भी उनके पास ऑक्यूपाई करने के लिए वॉल्यूम होता है दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी पर पार्टिकल, दैट इज गोइंग टू बी so large compared to their actual volume that they almost behave as point particles। point particles मतलब having almost zero volume। बात समझ में आ रही है? एंड इट्स अ रिलेटिव थिंग, मतलब जीरो का मतलब एग्जैक्टली जीरो हमेशा रहेगा ऐसा नहीं है। अगर आपके रूम में, जिस रूम में आप बैठे हुए, जब 100 पार्टिकल डाला तो हर पार्टिकल की ये क्या रिलेटिव ऑक्यूपेंसी जीरो है, ठीक है। लेकिन वही मैंने मे बी 500 मिलियन पार्टिकल्स डाल दिया वहां पर ला करके, 500 मिलियन पार्टिकल्स, अब वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी जो होगी वो सबकी रिड्यूस हो जाएगी, इट विल रिड्यूस ड्रास्टिकली, एंड तब उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है दैट मे नॉट बी, आई एम नॉट सेइंग कि इट विल बी, बट इट मे नॉट बी negligible compared to the volume available for each of these particles। Are we getting this point? और उस सिनारियो में we cannot treat them any more as point masses, ठीक है। उनको फिर हम point masses की तरह ट्रीट नहीं कर पाएंगे। Is it okay for everyone? Yes, sir. ये बात समझ में आई सारे लोगों को? रुबीसा? Yes, Yes, sir. sir. Okay, Pratiksha, Yes, sir. you understood this? Yes, sir. Okay. So point mass behavior is a relative concept where we are comparing the actual volume occupied by the gaseous molecule or gaseous particle vis-a-vis
द अवेलेबल वॉल्यूम फॉर ईच पार्टिकल, ठीक है ना। सो दिस थिंग वी कैन, और अगर वो बहुत कम है तो वी कंसिडर इट एज पॉइंट masses, अदरवाइज इट विल नॉट रिमेन अ पॉइंट मास एनीमोर, ठीक है ना। तो गैसेस के लिए जनरली हम स्पेशली आइडियल गैस जब हम बोलते हैं तो द पार्टिकल्स आर एग्जैक्टली द पॉइंट masses, और जब वो रियल हो जाते हैं, यानी जब वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं, देन दे आर नॉट एक्चुअली पॉइंट masses, ठीक है। तब उनकी रिलेटिव वॉल्यूम जो होती है दैट इज नॉट जीरो, ठीक है। वी कैन नॉट कंसिडर देयर वॉल्यूम टू बी जीरो कंपेयर टू द वॉल्यूम दे आर ऑक्यूपाइंग, ठीक है। और वॉल्यूम वॉल्यूम अवेलेबल पर पार्टिकल, so we can just write it here, V actual per particle by V occupy per particle per particle, ठीक है। ये अगर क्लोज टू जीरो है, ठीक है, या मच लेस देन वन, क्लोज टू जीरो और मच लेस देन वन, ठीक है, तो वी कॉल देम पॉइंट masses, ठीक है। ये जब कंडीशन मेट हो रहा है तो दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज पॉइंट masses, ठीक है। द थर्ड थिंग इज these tiny particles are in continuous and rapid random linear motion, ठीक है। So these particles, जो भी gaseous particles हैं, they are going to move rapidly yet randomly but in straight line, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में सब दौड़ेंगे तो ऑब्वियसली दोनों एक दो तीन चार पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। So they are going to collide and all the collisions between them are going to be perfectly elastic collisions, ठीक है। अब ये परफेक्टली इलास्टिक कॉल्यूजन फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ। इलास्टिक कॉल्यूजन हम लोग तब बोलते हैं जब देयर इज परफेक्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक्चुअली परफेक्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमेशा ही रहता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज बीइंग फॉलोड एंड एट द सेम टाइम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो देयर, ठीक है। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स वंस दे हैव कोलाइडेड, ठीक है। कॉलिजन के बाद में जो उनकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी दैट इज गोइंग टू बी परफेक्टली सेम एज द
kinetic energy which they had earlier. ठीक है, that is what elasticity means, perfect elasticity means. ठीक है, अगर perfectly elastic नहीं रहेगा तो पहले का kinetic energy, कॉलिजन के पहले का काइनेटिक एनर्जी और कॉलिजन के बाद का काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस रहेगा. बाद का काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा कॉलिजन के बाद का काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी ऑफ स्लाइटली स्मॉलर वैल्यू. और ये जो एनर्जी लॉस हुआ, हमारा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ये एक्चुअली कोलाइडिंग पार्टिकल्स के बीच में या तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा या फिर उनके अंदर में परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट करेगा. बात समझ में आ रही है हम लोगों को? दो पार्टिकल्स अगर कोलाइड कर रहे हैं और उनके अंदर में परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन नहीं हुआ तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी, व्हाटएवर देयर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सपोज 5 जूल्स है, तो अब अगर इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है तो दोनों पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी मिला के 5 जूल्स है इनिशियली, तो बाद में भी क्या रहेगा, 5 जूल्स ही रहेगा आफ्टर कॉलिजन. ठीक है, अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन नहीं है तो 5 जूल इनिशियली रहेगा, बाद में क्या हो जाएगा, मे बी 3 जूल्स हो जाएगा. ये 2 जूल्स जो गया, लॉस हुआ, वो दैट विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आइदर हीट एनर्जी और मे बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, मतलब मासेस को डिफॉर्म करने में, पार्टिकल्स को डिफॉर्म करने में वो यूटिलाइज होता है. दिस कैन बी वेरी इजीली लर्न विद द ये प्रिंसिपल ऑफ बॉल वगैरह से खेलते हैं हम लोग ना, यू नो कॉस्को बॉल्स, टेनिस बॉल्स. ठीक है, और दूसरे हार्ड ड्यूज बॉल होते हैं क्रिकेट वाले. तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड दिस, बट आई एम जस्ट सेइंग, एक्सपीरियंस इट. अगर एक्सपीरियंस किया है तो कोरिलेट करो, नहीं किया है तो ट्राई कर लेना. ठीक है, यू थ्रो इट ऑन बॉल. ठीक है, कॉस्को बॉल जो होता है ज्यादा डिफॉर्म हो सकता है, राइट. हम लोग को जनरली लगता है अच्छा मारेंगे वो रिटर्न आता है, तो जिस एनर्जी के साथ आप उसको थ्रो करते हो और उसके रिटर्न आने की प्रोपेंसिटी जो होगी, यू विल फाइंड दैट अगर आप ड्यूज बॉल के साथ सेम चीज ट्राई कर रहे हो तो ड्यूज बॉल ज्यादा फास्टर आता है. ठीक है, व्हाई इट हैपेंस सो, इलास्टिसिटी ऑफ कोलिजन, इलास्टिसिटी उसके अंदर में ज्यादा है एंड दिस इज लेस इलास्टिक. हमको लगता है हम कॉम्प्रेस कर लेते हैं, अच्छा ये ज्यादा इलास्टिक है. इलास्टिसिटी इज नॉट दैट. इलास्टिसिटी इन साइंस इज समथिंग एल्स that is related to this deformation and retention of kinetic energy. Are we getting this point? ये कभी किया है हमने इस तरह का Yes, sir. ऑब्जर्वेशन? ओके, नहीं मैंने भी ये ऑब्जर्वेशन किया, बट मैंने काफी, मतलब ये सारी चीजें पढ़ने के पहले मैंने ये ऑब्जर्वेशन कर लिया था. जब ये पढ़ा तो बोला अच्छा ये, अच्छा इस वजह से ऐसा. एक्चुअली मतलब एक तो टेनिस बॉल मेरे पास था और कहीं से तो खरीद के एक छोटा बॉल में लेकर के आया था, ड्यूस बॉल. एंड नॉर्मल साइज ड्यूस बॉल जो होता है उसका वो हाफ था, हाफ रेडियस था. जनरली उससे खेलते नहीं थे, बट कभी कोई नहीं, छोटा भाई नहीं रहता था तो उसी को अकेले दीवार पे मार मार के खेलते रहते थे. तो देर आई रियलाइज कि अच्छा ये ज्यादा चोट लग रहा है और फास्ट आ रहा है, ज्यादा दूर तक भी जाता था. कॉस्को बॉल, टेनिस बॉल को अगर थ्रो करता हूँ और वो पीछे की तरफ जाएगा तो ज्यादा दूर नहीं जा पाता है. ठीक है, जब पढ़ा तो फिर पता चला अच्छा दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड. एनीवे, लेट अस गो अहेड. So these tiny particles are in continuous rapid random motion. Point number 4 is
or the fourth point is these particles perform perfect elastic collision among themselves and with the wall of the container. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन की एक और प्रॉपर्टी है जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं यहीं पर, तो फिर बेटर रहेगा बाद के डेरिवेशन के लिए. ठीक है. परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि अगर दो पार्टिकल्स हैं और उन दोनों का मास इक्वल है, ठीक है, और पहला वाला अगर वेलोसिटी v से आ रहा है, ठीक है, ये है पार्टिकल 1 और ये है पार्टिकल 2, ठीक है, दोनों का मास जो है वो क्या है, सेम है. ये वेलोसिटी v1 से आ रहा है इस डायरेक्शन से और ये वेलोसिटी v2 से आ रहा है इस डायरेक्शन. ठीक है. कॉलिजन के बाद क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन अगर है तो आफ्टर कॉलिजन इनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है. ठीक है. ये इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से जाने लगेगा और ये v1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जाने लगेगा. ठीक है. परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में हमेशा ये चीज होता है. और ठीक है, अगर एक ही पार्टिकल है और वो वॉल पे आकर के टकरा रहा है तो जिस स्पीड से आ रहा है उसी स्पीड से वापस चला जाएगा. ठीक है. इन दोनों चीजों का हम लोग यूज करने वाले हैं जब डेरिवेशन करेंगे. अभी थोड़ी देर में डेरिवेशन जब चालू करेंगे वी आर गोइंग टू यूज दिस फंडामेंटल. ठीक है. among themselves and with the wall of the container. फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि सी अब ये आपस में जो भी कॉल्यूजन करते हैं, लड़ाई करते हैं, उसका हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है. those things do not have any impact over the bulk properties, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के ऊपर में कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होता है. ठीक है. However, the collision of particles with the walls of the container, ठीक है, walls के साथ जब वो कोलाइड करते हैं, that is the root cause of generation of pressure. ठीक है. गैसेस का जो प्रेशर होता है वो कंटेनर के वॉल्स के साथ उसके इंटरेक्शन की वजह से होता है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके. ठीक है. कॉलेज yes yes particles with wall of the container is the fundamental reason for development or development pressure of gases.
इज इट ओके? अब एक रिलेटेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन अगेन। सी, अभी हमने बोला कि प्रेशर कहाँ से आएगा? जब गैसियस पार्टिकल्स कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड करेगा। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग जिस रूम में भी बैठे हुए हैं वहां पर अगर कुछ प्रेशर है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट गैसियस पार्टिकल्स यहाँ के वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। और सिमिलरली हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर है, राइट? एटमॉस्फेयर में कोई वॉल नहीं है, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ से आता है? हाँ, ओजोन लेयर की वजह से कैसे आएगा? नहीं, वो तो लाइट के लिए होता है ना। और ओजोन लेयर में ऐसा थोड़ी कि उसके ऊपर और उसके नीचे कुछ नहीं आ जा सकता है। गैसेस का डिफ्यूजन ऊपर से नीचे होते रहता है, वो लेयर भी स्टैटिक नहीं है, ठीक है। वहां पर भी गैसेस पार्टिकल का मूवमेंट होते रहता है। So what is the reason for atmospheric pressure in the gases? और atmospheric pressure के लिए रीजन क्या है? कौन सा पार्टिकल? और गैसेस पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, यहाँ पे बोलते रहे हम लोग। हाँ, कम होते जाएंगे तो। हाँ, तो वो तो नहीं होने का रीजन है ना, प्रेशर है क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाई इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है हर किसी को, इंक्लूडिंग प्रतीक्षा? हेलो? तो क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर सकते हो प्लीज? हाँ बिल्कुल, मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि एटमॉस्फेयर में एयर है, ठीक है, और अभी हम लोगों ने इस थियरी में ये पढ़ा, एंड दिस इज अ प्रूवन थियरी, मतलब ये हमारा बेसिक अजम्पशन है, ठीक है। अगर ये अजम्पशन वैलिड नहीं है तो हमारे कई एक सारे लॉ हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, राइट? और ये बेसिक अजम्पशन हमारा ये बोल रहा है कि गैसेस में जो भी प्रेशर होता है वो उनके कंटेनर के वॉल के साथ इंटरेक्ट, और वॉल क्या होगा? एक फिक्स डिफाइंड रिजिड सरफेस होगा, ठीक है। तो वो फिक्स डिफाइंड रिजिड सरफेस के साथ कॉलिजन की वजह से प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है ना। अब मेरा ये पूछना था कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है यहाँ पर तो कोई वॉल है नहीं, ठीक है। तो अगर कोई वॉल नहीं है तो हाउ डज द प्रेशर इज बीइंग डेवलप्ड इन दीज गैसेस? किसका सरफेस? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हम लोग वॉल ऊपर या साइड में नहीं ढूंढे, नीचे में ढूंढे तो हम लोग को मिल जाएगा सरफेस, ठीक है। गैसियस पार्टिकल्स मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। अगर इस थ्योरी के हिसाब से देखे या आइडियल थ्योरीज के हिसाब से देखे तो दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर कॉलिजन विद द अर्थ सरफेस। देयर इज रैंडम मोशन and they can collide with the earth surface, and that is the reason for development in atmospheric pressure. क्लियर है? गुड। तो ऐसे थोड़ा सा हम लोग को सोचना होगा, बीच बीच में मैं ऐसी क्वेश्चंस डालता रहूंगा एंड हम लोग को सोचना होगा, ठीक है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू एक्चुअली थिंक। फिलॉसफी में कितने लोगों को इंटरेस्ट है? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन फिलॉसफी? थोड़ा बहुत? नहीं, फिलॉसफी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। साइंस एंड फिलॉसफी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है, ये यू कैन से एक्सपेरिमेंटल लॉजिक्स ड्रिवन चीज है, और फिलॉसफी जो है वो जस्ट लॉजिकल चीज है। मतलब उसमें एक्सपेरिमेंटल लॉजिक्स की जरूरत नहीं होती है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स की जरूरत नहीं होती है, यू कैन जस्ट बिल्ड योर लॉजिक्स, ठीक है। और एक कोई तो फिलोसफर था, who has said his punchline was, I think therefore I am. क्या नाम था उसका, मैं भूल रहा हूँ। It's a very, I mean, it is a unique quote by him. He says that I think therefore I am.
Till the time I am thinking, I am. The moment I leave thinking or I'm not thinking, I perish. Okay. So similarly, I want all of you to think. Uh, okay. The next point happens to be the effect of gravity the effect of gravity is negligible due to very small small masses of the gaseous particles. Particles. Next one is for ideal gases. Ideal gases, the interparticle interparticle particle force of attraction force of attraction is nil. Nil. The presence of interparticle force of attraction between gaseous
particles make them real gases. ठीक है, सो आइडियल से रियल के लिए हमारे पास दो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर बिल्ड हुए हैं। ठीक है, पहला थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, हमने यहाँ पर पार्टिकल साइज के ऊपर देखा था, टीनी पार्टिकल जहां पर हम बोल रहे थे। ठीक है, आइडियल जब है वो वॉल्यूमलेस पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, बट जब वो उसका वॉल्यूम, उसका सेल्फ वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी विच इज अवेलेबल फॉर इट, ये दोनों लाइक क्लोजर रेंज में आने लग रहे हैं, रेंज में आने लग रहे हैं, एक दूसरे के कंपेरेबल होने लग रहे हैं। मतलब द वॉल्यूम एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस पार्टिकल एंड द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर इट्स फ्री मूवमेंट, वो दोनों लगभग बराबर होने लग रहे हैं या क्लोज इनफ आने लग रहे हैं। तो द, या बहुत छोटा नहीं है ऐसे बोले तो फिर क्या है, it is not going to behave ideally, it will start behaving really. ठीक है, it will have some implication over the broader picture of the gaseous system. ठीक है, जब तक वो बहुत कम है तब तक पीसफुल है, that is going to behave ideally. So these are the two major explanations due to which a real gas differs from an ideal gas. एंड अभी सारे रिलेशनशिप हम आइडियल के लिए पहले डेराइव करेंगे एंड फिर वी विल गो इनटू डेरिवेशन ऑफ आइडियल टू रियल गैसेस अंडर वैन डर वाल इक्वेशन। ठीक है, तो वैन डर वाल इक्वेशन का भी थ्योरेटिकल बैकिंग जो है दैट कम्स फ्रॉम दिस थ्योरेटिकल मॉडल इटसेल्फ। मतलब गैसेस से रिलेटेड सारी चीजें जो भी हैं वो हम इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इस मॉडल के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, the next thing is, next point is average kinetic energy average kinetic energy of gas sample depends on absolute temperature. That is average K is directly proportional to कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कैपिटल टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, स्मॉल टी कभी टाइम होता है और कभी डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। ठीक है, बट कैपिटल टी इज ऑलवेज टेम्परेचर। ठीक है ना ऑल ऑफ यू? फुल स्टॉप। However, different different gaseous particle
particle may move with different speed. ये सेंटेंस समझ में आया हम लोगों को? What it is saying that एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक है, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर से रिलेटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पार्टिकल्स सेम काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस पोजेस कर रहे हो. किसी भी टेम्परेचर पर कुछ पार्टिकल ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे, कुछ पार्टिकल कम काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे. ठीक है, सच दैट उनका एवरेज एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा and that will be directly proportional to absolute temperature. Am I making sense? Hello, Yes, sir. Rubisa, Yes, sir. Yes, sir. Pratiksha, No, sir. Could you please repeat it? yes. I- I'm simply saying that suppose there are 5 things or 5 particles. ठीक है, पहले की काइनेटिक एनर्जी 3 है, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी 5 है, तीसरे की काइनेटिक एनर्जी 3, 5, 7. Yeah, sir. I understood it. I'm so sorry. I got ठीक it है, now. ठीक है, और ये तीनों का एवरेज क्या होगा? 5 आ जाएगा 15/3. सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी दिस इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. दैट डजंट मीन कि सारे पार्टिकल्स का एनर्जी यही रहेगा. द पार्टिकल्स कैन हैव डिफरेंट एनर्जीज. ठीक है, या डिफरेंट स्पीड्स, राइट? क्योंकि पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं तो मास तो इनके आइडेंटिकल रहेंगे बट स्पीड इनके डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज व्हाट बीइंग टोल्ड. और इसी के कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, ये स्पीड की प्रोफाइलिंग करी थी एक साइंटिस्ट ने. देयर इज अ साइंटिस्ट नेम Maxwell's and Boltzmann. There are were 2 scientists. One was named Maxwell and another is named Boltzmann. Maxwell, Boltzmann. Maxwell, Boltzmann distribution. Distribution. अब मैक्सवेल बोल्टजमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या देता है या क्या बताता है हमको? इट सिंपली सेज 2-3 थिंग्स. ठीक है, और सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो है, इट गिव्स द प्रोफाइल ऑफ या फिर ग्राफ ऑफ और ग्राफ ऑफ fraction of particles, fraction of particles having a particular kinetic energy at any absolute temperature. ठीक है, सी
अगर सपोज टेम्परेचर मेरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर 300 केल्विन है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो 300 केल्विन के करस्पॉन्डिंग समझ लो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है मेरा वो 20 यूनिट आता है या मे बी 200 यूनिट आता है, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए क्या करता है, इट इज गोइंग टू टेल अस क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली, वैल्यू वाइज भी एंड रिलेशन वाइज दोनों तरीके से हमको ये बता सकता है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स are going to have kinetic energy is equal to 100 units 100 यूनिट्स पर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हमको कोई एक नंबर देता है, जैसे मे बी 0.02 is the fraction of particles out of total which are going to have 100 units of energy at 300 Kelvin, ठीक है। और एवरेज अगर इतना है 150 पर कितना है अगर हम उससे पूछेंगे उस इक्वेशन से, तो इट इज गोइंग टू टेल अस सम नंबर, सम फिगर, अगेन दिस इज गोइंग टू बी क्लोजर टू, आई मीन इट इज गोइंग टू बी स्लाइटली हायर, ठीक है, मे बी 0.4, ठीक है। 200 पर देयर आर गोइंग टू बी मोर पार्टिकल्स पॉसिबली, ठीक है, 200 यूनिट्स पर थोड़े और पार्टिकल आ जाएंगे। 200 यूनिट अगर हम रखते हैं तो मे बी 0.8 या मे बी 0.1, 10% ऑफ द पार्टिकल्स आर हैविंग 200 यूनिट और क्लोज टू 200 यूनिट। 200 के ऊपर जाएंगे तो फिर से हमारे कम होने लगेंगे 250 यूनिट पर, इट विल अगेन रिड्यूस टू मे बी 0.05 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर किसी भी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी वाला कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स या कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं देता है, ये फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स देता है। तो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स कितना है और जितना टोटल पार्टिकल होगा उससे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो फ्रैक्शन या रेशियो ऑफ पार्टिकल्स इन एनी सैंपल, ठीक है, कोई भी सैंपल लिया हमने उसको किसी भी टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखा है, तो उसमें से कितने पार्टिकल का कितना किस फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल का क्या काइनेटिक एनर्जी होगा at different point of time, sorry, at any point of time, not different point of time, at any point of time, that is what given by Boltzmann's Maxwell's distribution curve। अब ये कर्व जो होता है वो तो बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, इक्वेशन जो होता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, बट इक्वेशन से हम लोगों को कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। इक्वेशन लिखवाने के पीछे पर्पस मेरा एडवांस के एक आध दो प्रॉब्लम्स को टैकल करने की एबिलिटी देना होता है। इक्वेशन मैं लिखवाऊंगा उसका लिमिटेड यूज होगा, उसको याद नहीं रखना है, उसका जो यूज होगा वो समझने के लिए वो इक्वेशन का लिखा होना जरूरी है। इसके लिए सिर्फ मैं इक्वेशन लिखवाता हूँ। इक्वेशन देख करके डर लगेगा, बट डरना नहीं है, उससे फ्रेंडली होना है। उसका फाइनल इंटरप्रिटेशन जो है, दो इंटरप्रिटेशन जो है, दैट इज क्रूशियल फॉर अस, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए इक्वेशन को लिखना जरूरी होता है, ठीक है ना। ये वाला बिहेवियर समझ में आया हम लोगों को, ये जो एग्जांपल मैंने लिया। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. वी अंडरस्टूड दिस थिंग ना, दिस डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट। अब इक्वेशन जो होता है, ये मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन जो है, इट इज समथिंग लाइक दिस। फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल में डेल्टा n बाय कैपिटल N, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इट इज गिवन बाय 4 पाई into m by 2 pi RT raised to the power 3 by 2 into e to the power minus mu square by 2 RT again into u square by du, sorry by du नहीं, u square du, ठीक है, u
स्क्वायर ए। ये होता है हमारा मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेशन। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता चल गया तो एक दो चीजें हमें और पता कर लेनी होती हैं। यहीं पर सच दैट आगे की चीजें हमारे लिए रिलेटिवली आसान हो जाए। और एनर्जी प्रोफाइल हमको पता चल गया विथ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। तो अब दो तीन चीजें हमें पता रहनी होती हैं विच आर इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रिगार्डिंग एनी गैसियस सिस्टम। ठीक है, दोज वैल्यूज आर दे आर like most probable most probable speed, most probable speed। ठीक है, this is called UMP, most probable speed। most probable speed का मतलब क्या होगा? नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी बात कर रहे हैं तो हाँ, ज्यादा सबसे ज्यादा पार्टिकल जिस स्पीड को डिस्प्ले कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स हम सारे लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा, राइट? यू रिमेम्बर मीन मीडियन मोड? ठीक है, Yes, sir. तो मोड क्या होता था? जिस जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती थी उसको मोड बोलते थे। दैट क्लास नंबर यूज्ड टू बी, यानी जिस डेटा का रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं, या फिर उसको मोस्ट प्रोबेबल भी बोल सकते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबल Yes, sir. स्पीड जो है दैट इज नथिंग बट मोड ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को एक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं। तो दिस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज द स्पीड व्हिच इज डिस्प्लेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स and therefore it is mode of our speed distribution. Am I making sense to all of you? Yes, sir. Okay, Yes. so we can just write it, the definition and then the expression for it. हाँ बोलो ना। ठीक है, 10 मिनट अभी। हाँ ठीक है, तो ये वाली चीजें पढ़ा करके फिर मैं खत्म कर दूंगा आज के लिए। डेरिवेशंस नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं करूंगा। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब होता है द स्पीड being displayed by maximum number of particles। ठीक है, and UMP is equal to root under 2RT by capital M। T क्या है? T is absolute temperature और temperature in Kelvin scale। absolute temperature और temperature in Kelvin scale। ठीक है, R गैस कांस्टेंट होता है और M क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो यहां पर मॉलिक्यूलर वेट जो हम लेंगे ये थोड़ा सा हमको ध्यान देना होता है। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यूएमपी? कोई भी स्पीड है उसका एसआई यूनिट क्या होगा? स्पीड का एसआई यूनिट क्या होगा?
मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। तो अगर स्पीड को मैं मीटर पर सेकेंड में लिखता हूं तो बाकी अंदर के यूनिट्स को भी मुझे एसआई यूनिट में लेना होगा। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. गैसेस स्टेट, गैस कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? R इज इक्वल टू 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। रिमेंबर, ये एसआई यूनिट होता है आर का, या एसआई वैल्यू होता है आर का, और वैल्यू ऑफ आर इन एसआई यूनिट। इज इट ओके? So can you repeat the SI unit of R? हाँ, आर की दो वैल्यूज आपने बोला था ना, आपको पता है, एक 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, ठीक है, एंड आई थिंक दूसरा जो आपको पता होगा, ये वाला पता होगा, 0.0821 एटीएम लीटर, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, राइट? Right. And this can be also by solving it can be taken as 1/12, ठीक है, जूल पर मोल केल्विन। इट्स द एसआई यूनिट में आर की वैल्यू इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन। एटीएम वाले में होता है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। हाइफन केल्विन होता है, हाइफन नहीं, और डॉट होता है एक्चुअली, इट्स डॉट। ओके, और मॉलिक्यूलर वेट या वेट का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, राइट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes. अब जनरली हम किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो ग्राम्स में लिखते हैं, हर जगह पे हमारी प्रैक्टिस होती है ग्राम्स में करने की, स्पेशली मोल कॉन्सेप्ट में हम Yes, ग्राम्स में sir. कर रहे होते हैं। और यहां पर हमको मॉलिक्यूलर वेट लेकिन जो लेना होता है, दैट हैज टू बी टेकन एक्सप्लिसिटली इन किलोग्राम्स, ठीक है। और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हम सारे बच्चे करते हैं, मतलब सारे के सारे बच्चे कभी ना कभी वो करते रहते हैं। ये मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज होती है, और हर बार ये छोटी सी एरर की वजह से गलत आंसर कैलकुलेट करके लाएंगे, ठीक है ना। इस चीज का हम लोग ध्यान में रखेंगे, द मॉलिक्यूलर वेट हैज टू बी इन किलोग्राम, नॉट इन ग्राम। जैसे हीलियम या ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन क्या क्या है, 32 ग्राम, तो 32 ग्राम के बजाय यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 32/1000, ठीक है ना। और उससे फिर यूएमपी मैं निकालूंगा, ओके। यूएमपी के बाद द नेक्स्ट थिंग इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। हाँ, एवरेज स्पीड क्या हुआ, सारे पार्टिकल्स का जो स्पीड है उसको ऐड कर लिया और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर लिया, दैट इज गोइंग टू गिव अस द एवरेज स्पीड, ठीक है। सो दिस इज एक्सप्रेस्ड एज यू एवरेज और यू ए बी, ठीक है। द एवरेज ऑफ speed of all the particles, स्पीड वेलोसिटी कुछ भी बोल सकते हैं, इसको स्पीड भी बोल सकते हो, वेलोसिटी भी बोल सकते हो,
ठीक है, क्यों वेलोसिटी बोल सकते हैं? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट gaseous okay, now this u average is equal to, अच्छा, इस u average को अगर हम टेक्निकल टर्म्स में लिखते हैं तो, थोड़ा टेक्निकल टर्म रहने दो, फाइनल फॉर्मेशन रखते हैं। इट इज इक्वल टू पाई आर टी बाई, सॉरी 8 आर टी बाई पाई एम, 8 आर टी बाई पाई इंटू मॉलिक्यूलर वेट। सारी चीजें एज इट इज ऊपर वाली रहेंगे। यू एवरेज इज इक्वल टू रूट अंडर 8 आर टी बाई पाई एम। And the last one is root mean square speed or velocity. This is URMS. इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सी, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? दिस इज एक्चुअली, दिस फिगर हैज बीन डेराइव्ड प्राइमरली टू इंडिकेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसको निकालने का पर्पस क्या है? टू डिनोट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है। अब ईच पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? तो सबके काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दें, ठीक है, और उसको नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दें, राइट। तो पहले पार्टिकल की और सारे पार्टिकल्स की ये मास क्या है? सेम है, ठीक है। तो 5 पार्टिकल अगर मेरे पास है तो उनका क्या हो जाएगा? mv1 स्क्वायर प्लस mv2 स्क्वायर प्लस mv3 स्क्वायर, राइट, हाफ mv4 स्क्वायर। 4 ही पार्टिकल रखते हैं, 5 नहीं रखते हैं, समझ में ही तो आना है ना। और इसको डिवाइड कर लेंगे अगर हम 4 से, तो हमको क्या मिल जाएगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, and this should be equated to some velocity v rms such that उस rms वेलोसिटी से अगर पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है, चारों के चारों, तो दे वुड हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एज द टोटल काइनेटिक एनर्जी possessed by these 4 different particles, और 4 particles running at 4 different velocities। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. ये नहीं समझा। नहीं समझा? देखो, पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ये है क्योंकि वो v1 स्पीड से दौड़ रहा है, दूसरे की ये है क्योंकि ये v2 स्पीड से दौड़ रहा है, तीसरे की ये है, चौथे की ये है। वैल्यूज ले लेते हैं, मान लो 3, 4, 5 और 6। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 3 + 4 + 5 + 6, दैट इज 18, ठीक है। और यस सर। 18/4 क्या हो जाएगा? 4.5। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 4.5। अब किस स्पीड से मेरा पार्टिकल दौड़े सो दैट उसके पास इतना एवरेज काइनेटिक एनर्जी रहे, ये करने के लिए क्या करेंगे? इस वैल्यू को मैं हाफ mv/rms स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे। मास नोन होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मास से डिवाइड कर लेंगे और उसका रूट कर देंगे। तो या तो ये काम कर सकते हैं हम, या फिर डायरेक्टली इसके बदले में हम ये फॉर्मूला ही रख दें यहाँ पर इस इक्वेशन में। 4.5 के बदले 4.5 आया कैसे?
हाफ MB1 स्क्वायर, हाफ MB2 स्क्वायर, हाफ MB3 स्क्वायर प्लस हाफ MB4 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करके मैंने यूज किया तभी 4.5 आया ना। इसको ऐड किया और 4 से डिवाइड किया तो 4.5 आया। तो मैं 4.5 के बदले में ये वैल्यू, रॉ वैल्यू जो है उसको रख सकता हूं क्या? यस सर। तो बस वही कर रहा हूं मैं, ठीक है। Sir, I have a doubt. Why are you ये dividing the whole thing by 4? why are we dividing it by 4? Because there are just 4 particles which are constituting the system. तो एवरेज निकालने के लिए, फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी आई हैव टू डिवाइड इट बाय number of particles, which is 4 in this case. If there would Alright. have been 10 particles, I would have added kinetic energy of all the 10 particles and divided it by 10, Alright, sir. Yes. right? Clear? Yes, sir. Okay, clear to everyone? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. Okay. So half mv RMS square, अब बस सिर्फ इक्वेशन अब यहाँ पे फॉर्म कर देना होता है। और if I'm going, नहीं, एक सेकेंड, हाफ ऑफ mv RMS स्क्वायर, अब हाफ एम सबसे कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ एम, इस हाफ एम, ये हाफ एम को मैं कॉमन ले सकता हूं यहां से इस पूरे एक्सप्रेशन में, लेफ्ट साइड में। कैन आई टेक हाफ एम कॉमन? तो अंदर क्या बच जाएगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर बाई कैपिटल N, इसको आगे डॉट डॉट कर दो, इज इक्वल टू हाफ एम बी RMS स्क्वायर, राइट। अब ये हाफ एम कैंसिल हो सकता है इस हाफ एम से, इज इट ओके? यस सर। So VRMS will be equal to root under average of square of the velocities am I right? यस सर। This is called root of mean of square of the velocities. Root means square speed या root of mean of square of the speeds, ठीक है। And the value for it is, for any given sample, for a large sample, it is equal to 3 RT by capital M, ठीक है। आखिरी चीज यहां पर, therefore u average, sorry, u most probable is the least, it is going to have least value। उसके बाद u average की वैल्यू आती है और सबसे बड़ी वैल्यू होती है u RMS, ठीक है। Am I making sense? Yes, sir. रेशियो की अगर बात करें तो u MP is to u average is to u RMS, this will be equal to root 2 is to root 8 by pi is to root 3. This ratio is further taken as, इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो इट कैन बी इक्वल टू 1 is to 1.13 is to 1.22, एंड दूसरे तरीके से इसी चीज को सॉल्व करते हैं। अगर रूट 2 से सारे को डिवाइड कर देते हैं तो मतलब इसको अगर 1 लेते हैं तो ऑल ऑफ देम आर, दिस इज गोइंग टू बी 1.13, दिस इज गोइंग टू बी 1.22। ऑन कॉन्ट्रेरी अगर रूट 3 को मैं 1 ले लेता हूं तो ये नंबर्स डेसिमल में आ जाएंगे
and that value is going to be equal to 0.8197 is to 0.9262 is to 1. क्लियर है? ये रिलेशंस आपकी लाइफ में काफी क्रूशियल है, ठीक है, काइंडली याद रखें. फाइनल रिलेशनशिप है अभी, मतलब ये पूरा नहीं हुआ है पॉइंट. कल के लेक्चर में मैं फिर इस पॉइंट पर आऊंगा. मतलब ये वाले पार्ट पूरा हो गया, बट अभी ग्राफ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, सो ग्राफ मैं कल के दिन में एक्सप्लेन करूंगा. हाँ सर, लेट्स गो. ठीक है, सो let us pause here for today.